एपिसोड 3 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ओके, लास्ट क्लास में। और हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 पूरा, ओके। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करने वाले हैं, ओके। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 में क्या क्या है। पार्ट 1 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हमने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा क्या होता है, फिर इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख ली थी डिटेल में, बिल्कुल, ओके। तो आज फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ हमारे चैनल के बारे में। सो निर्वाणा क्लासेस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल फॉर यूपीएससी एंड एसएससी मटेरियल, ओके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी कंटेंट हो सके जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ओके, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ऑलराइट, सो आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट से। तो सबसे पहले आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी, एपिसोड 1 से 1, 2 और 3 नहीं देखी है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। उसको जरूर से देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके प्री के लिए। यूपीएससी प्री 2023 28 मई डेट याद होगी। आई होप आप सबने फॉर्म भर दिया होगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं आज की। तो आज हम देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं आज क्या क्या न्यूज़ में था। अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक में क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में थी। तो पहला जो टॉपिक है यहाँ पे, सब टॉपिक है, वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। पॉलिटी में बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है वो प्रेसिडेंट से बनते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। पहले देखते हैं कि वाई इट इज़ ए न्यूज़ में क्यों है। तो सबसे पहले क्या है कि रिसेंटली 15th प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड, है ना। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि हमारे 15th प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्ट कर लिया गया है, ओके। तो उसी के ऊपर ये चीज़ जो है, वो जो आर्टिकल है वो आया है, ओके। अब देखते हैं, देखिए प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करें तो अंडर आर्टिकल 62 क्लॉज 1, देखिए आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको आपको खास करके याद रखना है, उस पर ध्यान भी देना है, ओके। अंडर आर्टिकल 62 क्लॉज 1 के अंदर अगर बात करें, 62 62 है ना, प्रेसिडेंट का 62 होता है, याद रखिएगा। चलिए, क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज बाय एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ 5 years। मतलब क्या है, देखिए अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, ओके, बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो चुका है, किसी प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो चुका है और एक वैकेंसी क्रिएट होती है, तो उसके लिए इलेक्शन हो जाना चाहिए। कब? लेकिन उसके टर्म खत्म होने से पहले। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि कल को मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, है ना, कल को मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं और मेरे ऑलरेडी 4.5 years कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि अब मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, 6 महीने के बाद जो है मेरा जो टर्म है वो क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा, है ना, मैं प्रेसिडेंट के पद से हट जाऊंगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इस 6 महीने में ही, ऐसा मतलब एग्जैक्ट 6 महीने नहीं है, मतलब खत्म होने से पहले, 5 year टर्मिनेट होने से पहले आपको क्या करना है, दूसरे प्रेसिडेंट के लिए, मतलब मेरे बाद जो प्रेसिडेंट आएगा, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, उसके लिए आपको इलेक्शन करवा देने हैं मेरा टर्म खत्म होने से पहले, ताकि मेरे खत्म होते ही वो मुझे स्विच कर सके, वो मेरे पोजीशन से, ओके। तो ये चीज़ है। तो किसमें, आर्टिकल 62 क्लॉज 1 में बोला गया, राइट। अब बात करते हैं यार आगे, है ना, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो इलेक्शन प्रोसेस में दो चीजें हैं, पहला है इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउसेस मतलब लोकसभा, राज्यसभा ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएस ऑफ स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी, ओके। देखो क्या इलेक्टोरल कॉलेज का बात करेंगे तो इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, है ना, और एमएलएस ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट के अपने अपने जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो लोग, है ना, और कौन, और दिल्ली और पुडुचेरी के। अब दिल्ली और पुडुचेरी आप बोलोगे कि यार ऐसा क्यों लिखा गया है, मेंबर ऑफ स्टेट एमएलए ऑफ स्टेट लिखा गया, फिर दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि दिल्ली एंड पुडुचेरी मेरे दोस्त, दे आर यूनियन टेरिटरीज, ओके, ये स्टेट्स नहीं है, इसलिए इनके लिए स्पेशली मेंशन किया गया दिल्ली एंड पुडुचेरी, बिकॉज दीज आर यूनियन टेरिटरीज, ओके। अब देखिए इसमें कौन कौन इंक्लूड नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन इंक्लूड नहीं है वो बताया गया। तो वो कौन कौन है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा असेंबलीज एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, ये लोग क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। एमपी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के एमपी जो है इंक्लूडेड है, लोकसभा राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इलेक्टोरल प्रोसेस में, इलेक्टोरल कॉलेज में, सॉरी, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। तो इलेक्शन इज हेल्ड एज पर सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वही है कि भैया आप एक वोट दीजिएगा तो एक आदमी को एक वोट मिल जाएगा।
वही वोटिंग वाला सिस्टम है। इसको डिटेल में जानने के लिए कोई अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल जानते हैं कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लायक क्या क्या है। Winning candidate has to secure the required quota of votes to be declared elected, that is 50% of valid votes polled plus 1। मतलब अगर आपको जीतना है, वोटिंग वगैरह इलेक्शन जीतना है भैया, तो क्या करना है कि जितना भी रिक्वायर्ड कोटा है वोट, उतना वोट आपको जीतना पड़ेगा। मतलब 50% वैलिड वोट प्लस 1 आपको जीतना पड़ेगा अगर आपको जीतना है इलेक्शन, तो है ना, ये है बेसिकली। अब यहाँ पे एक टर्म है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दस इलेक्टर्स आर नॉट बाउंड टू वोट अलोंग पार्टी लाइन्स, है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसको भी आंसर पता है अभी कमेंट कीजिएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। देखते हैं किसको किसको इसका बारे में पता है और किसकी तैयारी जो है वो पीक पे चल रही है पॉलिटी की। ओके ना, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू कंडक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है यार, ध्यान दीजिएगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट कौन कराता है, तो वो इलेक्शन कमीशन ही करवाती है ना। कल को आपको बोल दिया जाए कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाती है अंडर आर्टिकल 324, राइट। चलिए अब यहाँ पे एक इन्फोग्राफ है, उसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ इंडिया, कुछ है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो कि आपको रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं आर्टिकल 52 की। तो आर्टिकल 52 में बोला गया कि भैया एक प्रेसिडेंट तो है, प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में होना चाहिए, है ना। प्रेसिडेंट कौन होता है? अब प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं। प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है ना। हेड ऑफ द स्टेट मतलब हेड ऑफ द कंट्री होता है, राइट। और अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन होता है? गवर्नर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट मतलब राज्य का हेड होता है वो, ठीक है। तो ये जानते हैं। तो आर्टिकल 52 में बोला कि एक प्रेसिडेंट तो भैया इंडिया में होना चाहिए, है ना। आर्टिकल 54 दो जस्ट 2 के बाद +2 करते जाएंगे, है ना। मतलब करते नहीं जाएंगे, यहाँ पे +2 किए। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहाँ होता है? इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर से। अब हमने पढ़ा कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है, तो एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस। वापस रिवर्स करते हैं, कौन कौन एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस है ना। एमएलएज ऑफ स्टेट्स, और कौन कौन? दिल्ली और पुडुचेरी के यूनियन टेरिटरी के जो एमएलएज होंगे वो, है ना, वो लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आर्टिकल 55, उसमें क्या है? देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। मतलब देखो अलग अलग स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि भैया एक स्टेट है तो उससे बहुत ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया, कुछ कोई स्टेट छोटा है तो उससे बहुत कम लोगों ने वोट किया, तो स्टेट का क्या है वो रिप्रेजेंटेशन दिखा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 56 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है कितना होता है? 5 साल का होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इससे क्वेश्चन प्री में बहुत बना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो पता चलेगा। अगर आप चाहते हो यार कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए डिस्कशन कराएं चैप्टर, मतलब कि हर सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ओके, बाकी सारी चीजें, साइंस एंड टेक एनवायरमेंट, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें इसकी भी वीडियोस चाहिए, ओके, तो वो हम लाइव करवा देंगे। नाउ आर्टिकल 57 में क्या है? एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और होता है कि क्या प्रेसिडेंट को री इलेक्ट किया जा सकता है? मतलब अगर कोई पहले से प्रेसिडेंट है, क्या उसको वापस से री इलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एलिजिबल है आर्टिकल 57 के तहत। आर्टिकल 57 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, राइट। अब आप मुझे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर को री इलेक्ट किया जा सकता है? चलिए फटाफट से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ आर्टिकल 58 पे आते हैं। तो आर्टिकल 58 बोलता है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। मतलब अगर आपको एक प्रेसिडेंट बनना है तो क्या आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ओके, तो पहली चीज कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी है कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, मतलब 35 साल की आपकी एज जो है वो मतलब पूरी हो गई होनी चाहिए। एंड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। ओके, आप इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होने चाहिए एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल के हिसाब से आप जो है इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, तभी जाके आप जो है एक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये सारे क्वालिफिकेशन है। और फिर आर्टिकल 62 जो हमने बात की अभी कि इलेक्शन जो है वो पहले हो जाना चाहिए, वही चीज़ें हैं। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना। इसको देखते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वोट होता है उसका वैल्यू क्या होता है उसके बारे में बात किया गया। इन अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आम बात है। अब देखते हैं, वैल्यू ऑफ वोट हैज बीन फिक्स्ड एट 708 सिंस 1997 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके, देखो वैल्यू जो वोट का है वो किसमें फिक्स किया गया? 708 में। ओके, देखो
इन 2022 प्रेसिडेंशियल पोल, जब 2022 में प्रेसिडेंशियल पोल हुआ तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी रिड्यूस टू 700 फ्रॉम 708, है ना। क्या हुआ कि वैल्यू जो है वोट का एमपी का क्या घट के कितना हो गया, 700 हो गया, जबकि 708 फिक्स किया गया था कि 708 वोट तो होगा ही, लेकिन क्या हुआ इस बार 700 वोट हो गया, है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो यहाँ पे नहीं थी अवेलेबल, इसी रीजन से क्या हुआ कि 708 जिसको फिक्स किया गया था कितने वोट होंगे, तो वो वोटिंग नहीं हुई और 700 ही वोट हुए। ओके, और इसी में क्या हुआ कि इलेक्शन जो है उसको संपन्न कर दिया गया, ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि हाँ मतलब वो कर दिया गया, है ना, कर दिया गया, समझ लीजिए। चलिए, तो ये चीज थी यार। अब आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया। आगे है देखो, अब प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो विजन ने सोचा थोड़ा वाइस प्रेसिडेंट की भी बात कर ही लेते हैं ना, उनको भी थोड़ा इज्जत वगैरह दे देते हैं ना, वैसे तो यार दे आर वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, है ना। चलो, अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो जगदीप धनखड़ हैज बीन इलेक्टेड एज इंडियाज 14th वाइस प्रेसिडेंट। ओके, इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी, जगदीप धनखड़ बने हैं, राइट। वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड हाईएस्ट होते हैं, है ना। और इनका जो बात है वो आर्टिकल 63 में दिया गया, याद रखिएगा आर्टिकल 63। ओके, आर्टिकल 63 में इनका बात किया गया वाइस प्रेसिडेंट का। इलेक्टेड बाय मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनका जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन से इनका जो है इलेक्शन होता है। मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टेड कॉल कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसमें जो है इंक्लूड रहते हैं इनके इलेक्शंस में। ओके, इलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वही जैसे मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वैसे इनका भी होता है, खाली सिर्फ क्या होता है ये इनडायरेक्ट होता है। द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। ओके, ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, आर्टिकल 63 में बात होती है वही सब चीजें। और सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का, राइट। चलो, अब बात करते हैं ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करते हैं, किसके, राज्यसभा के, याद रखिएगा राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एम्पावर्ड अंडर रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस to direct any member whose conduct is in his opinion grossly or disorderly will withdraw immediately from the house। अब देखो, चेयरमैन जो है राज्यसभा का उनके पास ये पावर है ना। पावर क्या है कि वो किसी भी मेंबर को मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर उसका जो है बिहेवियर वगैरह अच्छा नहीं है ना, मतलब उनका जो ओपिनियन है वो डिसऑर्डरली खराब है, डिसऑर्डरली है, तो उसको मतलब कि ये तुरंत चेयरमैन जो है वो तुरंत डायरेक्ट कर सकता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ऑर्डर जो है वो विड्रॉ करना पड़ेगा। जो भी अपना ऑर्डर दिया है, आपका ऑर्डर अच्छा नहीं है तो आपको ऑर्डर को विड्रॉ करना पड़ेगा। यही बेसिकली चेयरमैन के पास ये पावर रहती है, ये बताया गया यहाँ पे, है ना। चलो, ये वही वाइस प्रेसिडेंट को लेके कुछ दिया गया है ना, बेसिक सा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अब यहाँ पे यार कुछ इंफोग्राफ दिया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 63, 64, 66, 67, 68 में वाइस प्रेसिडेंट की बात होती है। आप खुद से पढ़ लीजिएगा, वैसे अपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको ये याद होगा, है ना। फिर भी वो इन्फॉर्म मैं कर देता हूँ। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 63 में बात होती है, वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन आर्टिकल 64 में बात होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, है ना। और फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका, आर्टिकल 66 में बात की गई है। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस टर्म 5 साल का होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है, वही चीज बोली गई है। आर्टिकल 68 में बोला गया है कि वही इलेक्शन जो है वो भी वैसे ही होगा जैसे प्रेसिडेंट का पहले हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी उससे पहले हो जाता है। सो ये था हमारा जो था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर पूरा आर्टिकल, है ना। और आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की। सो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की तो हमने बात कर ली यार, तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की। पार्डनिंग पावर का मतलब क्या होता है कि क्षमा जो देते हैं ना, प्रेसिडेंट बोलते हैं ना कि प्रेसिडेंट जो है वो लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट में अगर आपको अगर फांसी की सजा हुई है तो प्रेसिडेंट जो है वो आपको हो सकता है आपको माफ कर दे, या तो फिर आपकी सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसा प्रेसिडेंट के पास पावर है, और गवर्नर के पास भी ऐसे कुछ पावर होती है लेकिन प्रेसिडेंट से कम लेवल पे होती है। ओके, ये चीजें हैं, तो वो चीजें हम डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं, वो तो आगे दिखेंगे। चलिए, पहले देखते हैं इसको कि ये न्यूज में क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट मेड ऑब्जर्वेशन ऑन सेंटर्स क्लेम दैट द प्रेसिडेंट एंड नॉट द तमिलनाडु गवर्नर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड राजीव गांधी असैसिनेशन कन्विक्ट एजी पेरारविलन्स प्ली फॉर पार्डन। अब क्या हुआ है, एजी पेरारविलन है जिन्होंने पार्डन के लिए प्ली दिया है, मतलब पार्डन के लिए उन्होंने कहा है कि भैया हमें माफ कर दिया जाए, है ना, ये चीज है। तो बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, एक्सक्लूसिव पावर है ना, तमिलनाडु गवर्नर के पास नहीं है।
कि वो डिसाइड करे कि हाँ इसको माफ करना है या नहीं करना है ना। तमिलनाडु गवर्नर ये नहीं कर सकती, ये प्रेसिडेंट के पास पावर दी गई है, प्रेसिडेंट ही कर सकता है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। इसी के ऊपर बातें हैं, तो आगे बात करते हैं कि अबाउट गवर्नर्स अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। अब देखिए पिछले आर्टिकल में हमने अभी देखा कि प्रेसिडेंट को कैसे अपॉइंट करते हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या क्राइटेरिया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, है ना, वो सब चीजें हमने देखी। कुछ बातें हमने की वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, है ना, आर्टिकल 63, 64 वगैरह जो है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हमने कुछ बातें की। अब हम बात करेंगे गवर्नर के बारे में, क्योंकि गवर्नर इज ऑल्सो कॉल्ड हेड ऑफ स्टेट, बट ये यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट, तो ये जो स्टेट है इसका मतलब होता है राज्य, याद रखिएगा। और अगर बात करें हम लोग प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट जो होता है उसको भी हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, लेकिन उसका स्टेट का मतलब होता है कंट्री, है ना, ये जो है वो कंट्री है, राइट। चलिए अब बात करते हैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट और रिमूवल की। तो अंडर आर्टिकल 155 एंड 156 गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि भैया प्रेसिडेंट तो 5 साल के लिए रहता है, इवन अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट की तो वो भी 5 साल का रहता है, तो गवर्नर भी 5 साल के लिए ही अपॉइंट होते हैं, राइट। चलिए 155 और 156 में अब बात करते हैं, इफ दिस प्लेजर इज विथड्रॉन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर टर्म द गवर्नर हैज टू स्टेप डाउन, है ना। मतलब इसका ये भी है कि अगर प्रेसिडेंट ने क्या किया कि अगर 5 साल पहले से होने से पहले ही ये जो मतलब अपनी सीट जो है छोड़ी, तो गवर्नर को भी क्या करना पड़ता है, स्टेप डाउन होना पड़ता है, मतलब कि अपनी गद्दी जो है वो छोड़नी पड़ती है। बेसिकली मतलब अगर 5 साल से पहले अगर गवर्नर को मतलब ये जो है इनका जो पद है इनसे छीन लिया जाए तो गवर्नर को ये छोड़ना पड़ता है। ओके, ये बेसिकली ये बोलने का मतलब। There are no provisions laid down in Constitution for manner in which governor and state must engage publicly when there is a difference of opinion। अब यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है किस बात के लिए कि अगर गवर्नर एंड स्टेट मस्ट एंगेज पब्लिकली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन। मान लीजिए कि गवर्नर और स्टेट के बीच में क्या है कि डिफरेंस इन ओपिनियन है, कुछ चीजें मान लीजिए गवर्नर बोल रहा है कि हमको भैया आलू खरीदना है, स्टेट बोल रहा है नहीं आज बैगन की सब्जी बनेगी, है ना। तो अगर ये क्या है क्लैश है एक दूसरे के बीच में, तो इस क्लैश के लिए भैया कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कहा गया है इस स्टेटमेंट में। ओके, अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। मैंने आपको बताया अभी जस्ट यार कि प्रेसिडेंट के पास भी पावर है और गवर्नर के पास भी कुछ पावर्स है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या मतलब किसके पास पावर ज्यादा है क्या कम। पावर तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा है, लेकिन क्या ज्यादा है कितना ज्यादा है वो सब देखते हैं। तो पहले क्या है कि प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 72 जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो पार्डन मतलब कि माफी दे सकते हैं केसेस में जहां पर पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ। मतलब ऐसा लॉ जिसको सेंटर ने बनाया है वैसा लॉ के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हुआ है, अगर उसके उस लॉ को तोड़ा गया है, उस लॉ के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है, तो उसमें पनिशमेंट या फिर जो सेंटेंस है उसको जो है उसमें माफी दे सकता है प्रेसिडेंट। दूसरा, पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाई अ कोर्ट मार्शल, है ना, कोर्ट मार्शल अगर हुआ है तो उसमें भी जो प्रेसिडेंट है वो माफी दे सकता है। तीसरा, सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर उनको फांसी की सजा किसी को मिली हुई है तब भी जो प्रेसिडेंट है वो माफी दे सकता है, बोलता है ठीक है बच्चा माफ कर देते हैं, दोबारा ऐसा गलती नहीं करना, फिलहाल के लिए जाइए आप जेल में फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसको कन्वर्ट करता है बेसिकली, है ना, छोड़ देने का मतलब छोड़ता तो नहीं है, ऐसा तो छोड़ा तो नहीं है, ओके वही चीज है। चलिए अब बात करते हैं गवर्नर के, तो प्रेसिडेंट का बात करते हैं गवर्नर का। तो गवर्नर में क्या है भैया, है ना, अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर ऑफ अ स्टेट आल्सो पोजेसेस द पार्डनिंग पावर। ओके, आर्टिकल 161 के अंदर अगर बात करें तो गवर्नर के पास भी क्या है, पार्डनिंग पावर है। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा, है ना, कि क्या है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 के अंदर ये पावर मिली है, लेकिन गवर्नर को आर्टिकल 161 के अंदर ये पावर मिली है, ये दो चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब के लिखे बट इट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। अब आप बोलोगे कि अगर पार्डनिंग पावर दोनों के पास है, यानी प्रेसिडेंट के पास भी है गवर्नर के पास भी है, तो भैया डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है। तो यहाँ बोला गया है कि बट इट डिफर्स दैट प्रेसिडेंट इन फॉलोइंग टू रेस्पेक्ट, प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट, व्हाइल गवर्नर कैन नॉट, है ना। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी भी आर्मी ऑफिसर का क्या होता है, कोर्ट मार्शल होता है, मतलब कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो बोल देते हैं कि अब आप सर्व नहीं कीजिएगा आर्मी को, तो प्रेसिडेंट जो है उनको माफ कर सकता है, लेकिन गवर्नर यहाँ पे नहीं कर सकता है। आर्मी है, आर्मी जो है वो यूनियन लिस्ट में आती है, आपको पता है, ओके। तो आर्मी जो यूनियन लिस्ट में आती है, डिफेंस जो यूनियन लिस्ट में आता है,
तो उसको क्या है, प्रेसिडेंट जो है माफ कर सकता है, बट ओके, लेकिन गवर्नर जो है वो नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा। दूसरा चीज, प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस व्हाइल गवर्नर कैन नॉट। अगर किसी को फांसी की सजा मिली हुई है ना, अगर बोला गया है कि भैया आपको फांसी की सजा हो जाएगी, तो प्रेसिडेंट जो है वो बोलता है कि ठीक है भैया हम माफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नर जो है वो उसको नहीं कर सकता है, यही चीज है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट का पावर थोड़ा बात करें तो गवर्नर के पावर से ज्यादा है। भला ही पार्डनिंग पावर दोनों के पास है, इनको आर्टिकल 72 दिया है, इनको आर्टिकल 161 दिया है, लेकिन क्या है कि प्रेसिडेंट की पावर जो है वो गवर्नर के पावर से ज्यादा है। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, तो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड। अब प्रेसिडेंट के जो पार्डनिंग पावर है उसमें क्या क्या चीजें हैं उनकी बात की जा रही है, देखते हैं। पहले पार्डन है, इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कंप्लीटली अब्सॉल्व्स कन्विक्ट, है ना। मतलब इसमें क्या, पार्डन में क्या होता है कि जो सेंटेंस है और कन्विक्शन है वो दोनों को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा है कम्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम अ फॉर अ लाइटर फॉर्म। मतलब कि मान लीजिए फांसी की सजा मिली है, फांसी की सजा कन्वर्ट कर दिया जाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, तो क्या है, आपने एक डेथ सेंटेंस को रोक के इनको जीवन दिया, जीवन दान दिया, है ना, ये चीज कर सकते हैं। ओके, पार्डन का, एक पार्डन का मतलब होता है कि कंप्लीट माफी दे दी, है ना, मतलब पूरा माफ कर दिया, ठीक है बच्चे जाओ जियो अपनी जिंदगी। एक हो गया कम्यूटेशन, मतलब आपने जो बड़ा एक स्ट्रॉन्गर मतलब की जो पनिशमेंट था, ओके, एक स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट था, आपने एक बड़ा पनिशमेंट के लिए कन्वर्ट करके उसको क्या किया, छोटा पनिशमेंट दे दिया, है ना। फिर है रेमिशन, रेमिशन मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, है ना। मतलब हो सकता है कि सपोज कीजिए आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, लेकिन क्या है कि आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो आपको क्या करता है कि चलिए 18 साल के लिए आपको सजा मिल जाएगी। इम्प्रिजनमेंट में तो है, लेकिन क्या किया, टाइम पीरियड कम कर दिया गया, ये भी कर सकता है प्रेसिडेंट, है ना। फिर रेप्राइव, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ डेथ फॉर अ टेम्पोररी पीरियड। मतलब सपोज कीजिए आपको फांसी लगने वाली है, और फांसी लगने वाली है कब, मान लीजिए डेट मान लेते हैं 24 मई को, है ना, पर आपका कुछ ख्वाहिश है जो पूरा नहीं हुआ है, तो आप बोलिएगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट सर एक काम कीजिए, थोड़ा सा हमको ना थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है भाई, चलो टाइम ले लो, तो इसको क्या करेगा, थोड़ा सा 24 में से खींच के इसको ले जाएगा जून तक, मान लीजिए 2 जून कर दिया, है ना, तो थोड़ा सा क्या बीच में हमको गैप दे दिया। तो प्रेसिडेंट ये भी कर सकता है, थोड़ा सा मतलब टेम्पोररी एक टेम्पोररी पीरियड के लिए एक स्टे लगा सकता है, ये भी पावर है प्रेसिडेंट के पास। ओके, तो ये सब चीजें जिसमें प्रेसिडेंट जो मतलब प्रेसिडेंट किस तरह से माफी दे सकता है वो सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की। अब बात करते हैं गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर भी भाई पार्डन दे सकता है, 24 में पढ़ा वहाँ मतलब सेम है। रेप्राइव गवर्नर भी कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रेमिशन कर सकता है, लेकिन किसके लिए, पनिशमेंट और सस्पेंड। ओके, रेमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉ, है ना। मतलब कम्यूट वो कर सकता है, रेमिट भी कर सकता है, किसके लिए, अगर स्टेट लॉ के अगेंस्ट कोई काम होता है तब, मतलब स्टेट में एप्लीकेबल है गवर्नर का लॉ, प्रेसिडेंट का पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, बेसिकली यही डिफरेंस है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे क्या, तो ये हो गया प्रेसिडेंट से रिलेटेड, सॉरी जो भी बात थी, है ना, जो भी कुछ हमने अभी डिस्कस किया पार्डनिंग पावर के बारे में, ये पार्डनिंग पावर के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यार वो है क्या, लोकपाल एंड लोकायुक्त। थोड़ा सा ज्यादा छोटा सा टॉपिक, इसको भी देख ही लेते हैं क्या है ना। अभी न्यूज में क्यों है, तो अगर बात करें तो देखो, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली पास द केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल पास किया गया है 2022 के लिए। ओके, अब ये लोकायुक्त क्या होता है, बैकग्राउंड क्या है लोकपाल और लोकायुक्त का, वो देखते हैं। देखो 1966 का बात करें तो टर्म लोकपाल लोकायुक्त कॉइन्ड बाय एल.एम. सिंघवी। किसने कॉइन किया था टर्म लोकपाल या लोकायुक्त, एल.एम. सिंघवी ने, है ना। was first used in रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में, पहली बार इसका यूज हुआ था। अब क्या है, 2014 में क्या हुआ कि सेंट्रल लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 वाज नोटिफाइड। ओके, ये एक्ट आया, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 जो है वो 2014 में इसको नोटिफाई किया गया। अब इसमें क्या है वो देखते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ लोकपाल फॉर यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर स्टेट्स, है ना। तो यहाँ याद रखिएगा कि लोकपाल जो है वो यूनियन के लिए बनाया गया, सेंटर के लिए, और लोकायुक्त के लिए, स्टेट के लिए, ठीक है ना। It aims to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto. Okay, इसका मतलब क्या है कि इसका काम क्या है कि वो इंक्वायर करे करप्शन एलिगेशंस पे, है ना। अगर कोई पब्लिक फंक्शनरी है, कोई भी पब्लिक डिपार्टमेंट है, उसमें अगर करप्शन हो रहा है तो उसके खिलाफ जो है इंक्वायरी वगैरह करना है, तो वो लोकपाल या फिर लोकायुक्त करता है। लोकपाल कहाँ, यूनियन में, और लोकायुक्त स्टेट में, राइट।
अब आगे बात करते हैं। लोकायुक्त आर द स्टेट इक्विवेलेंट ऑफ सेंट्रल लोकपाल। जैसे अभी मैंने बताया कि सेंटर में लोकपाल होता है, यहाँ भी हमने पढ़ा, यहाँ भी हमें वही पढ़ रहा। ओके, सेंटर में लोकपाल होता है, तो ये क्या होता है, जैसे सेंटर में लोकपाल होता है बिल्कुल वैसे ही स्टेट में जो होता है वो लोकायुक्त होता है, ये बताया गया। अब देखिए, सम स्टेट्स ऑलरेडी हैव एस्टैब्लिश्ड लोकायुक्त। कुछ स्टेट में क्या है, लोकायुक्त जो है वो एस्टैब्लिश हो चुके हैं। एग्जांपल के लिए महाराष्ट्र में 1971 में हो गया था, केरला में बात करें तो 1999 में हो गया था, है ना। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट्स इन आउटसाइड इंडिया, है ना। और ये जो चीज़ है ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड करती है। और पब्लिक सर्वेंट जो है, जैसे आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप भी पब्लिक सर्वेंट बनेंगे, IAS IPS जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं सारे के सारे, है ना। तो ये आप सब पे अप्लाई होती है, चाहे आप भारत में रहें चाहे आप भारत के बाहर रहें। ओके, इफ यू आर इन इंडिया और इंडिया आउट ऑफ इंडिया। ओके, अगर आप इंडिया में है या इंडिया से बाहर है तो ये सब जगह पे एप्लीकेबल है। तो यही चीज़ है यार, है ना। यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल दिया है, टेन्योर क्या होता है, तो बेसिकली टेन्योर जान लेते हैं खाली। जो इंपॉर्टेंट है इसमें ये बताता हूँ मैं। टेन्योर जो होता है वो 5 ईयर्स का होता है ना। चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ लोकपाल जो है वो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, और जब या फिर जब तक 70 साल उनका नहीं हो जाता, जो भी पहले हो जाए। यानी मान लीजिए 5 साल पहले हो गया तो ठीक है, तब रिटायर हो गए, या फिर अगर उनके 70 साल पहले हो गया तो वो, है ना, जो पहले हो जाए, ये चीज़ है। उसके बाद क्या है कि सिलेक्शन कमेटी का बात करें तो उसमें चेयरपर्सन लोकपाल मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाई। इनको अपॉइंट कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ओके, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है ना। उसके बाद फिर रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। बाकी सिलेक्शन कमेटी जो रिकमेंड करे, और प्रेसिडेंट इलेक्ट को अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, है ना। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है भैया, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि वहाँ के चेयरपर्सन होते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर हो गए, फिर कौन हो गया, लोकसभा के स्पीकर हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, है ना, नॉमिनी के इमिनेंट ज्यूरिस्ट हो गए जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो ये सब जो लोग हैं उसमें होते हैं, वही याद करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लीजिए, है ना, कि ये चीज़ें होती हैं। बाकी देखिए, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय करप्ट मींस इवन वाइल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे बताई गए लोकायुक्त के बारे में। तो आप जान सकते हैं, इसको खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, चलिए, अब ये चीज़ तो हो गई। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ यार हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। डू लाइक द सेशन। अगर सेशन पसंद आया, अगर, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपके क्या व्यूज़ है हमारे सेशन को लेकर, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है उसके बारे में, है ना। और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको जो अपडेट है वो मिलती रहे। तो कौन सी PD 65 की कौन सी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसके बारे में। ओके, और हम सोच रहे हैं कि PYQs की वीडियो भी अपलोड करें जल्दी। अगर आप चाहते हैं कि PYQs की वीडियो हम लेकर आएँ तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, लेट्स मीट again tomorrow in the next video.